लिग्नाइट कोयला नगरी मटक चटक। नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आज की करंट अफेयर्स की क्लास में। वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत आज की इस करंट अफेयर्स की क्लास में है। जी नमस्कार। प्रदीप, दीपक, दीपाराम जी, चटक मटक, कमल जाट, आप सभी मित्रों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। लिग्नाइट कोयला नगरी पलाना बरसिंह संघ से चटक मटक कर जी नमस्कार, आप सभी को नमस्कार। जहां से भी आप सभी सुन पा रहे हैं, आप तक मेरी आवाज पहुंच गई होगी शायद। प्रेमा, दीपाराम, बीके राजा, गुरु नोहर, राहुल, तो सभी मित्रों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की कुछ करंट अफेयर्स की वो बातें जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रह सकती है। उन सभी विषयों को लेकर आप सभी के सामने हाजिर है और बातचीत की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कुछ बातें, हमारी जिंदगी साइकिल चलाने जैसी ही है। हमारी जिंदगी जो है वो साइकिल चलाने जैसी ही है। बैलेंस बनाए रखने के लिए हमें चलते रहना पड़ता है, हमें हमेशा लगातार चलते रहना चाहिए, इसी में हमारी भलाई है। और जिंदगी जो है वो हमारी जिंदगी साइकिल चलाने की जैसे है। जैसे आहिस्ता आहिस्ता साइकिल चलाने में आनंद है, ठीक उसी प्रकार हमारी जिंदगी साइकिल चलाने जैसी ही है। बैलेंस बनाए रखने के लिए हमें चलते रहना पड़ता है और इसी प्रकार चलते रहना चाहिए। अगली बात है कि नींद से इतना भी प्यार न करो कि मंजिल भी ख्वाब बन जाए। जिंदगी में नींद बहुत अच्छी चीज है, नींद आती रहनी चाहिए, लेकिन नींद से इतनी भी मोहब्बत नहीं करें कि मंजिल ही भूल जाएं उस नींद के चक्कर में। इसके बाद मेरे मित्रों जो बात है वो है कि अगर आप सकारात्मक बोलोगे तो आपको सब सकारात्मक ही दिखेगा। आज की सबसे बड़ी यही बात है कि लोग अपने आप को इस निराशा के गर्त में धकेल चुके हैं कि उनको आशा कहीं नजर नहीं आती है। तो आपको क्या करना है, अगर आप सकारात्मक बोलोगे, सबके साथ इसी प्रकार सकारात्मकता का भाव रखोगे, तो आपको सब तरफ क्या मिलेगा, सकारात्मक ही जवाब मिलेगा। सकारात्मकता ही आपके जीवन में वापसी करने वाली है। चलिए अगली बात करते हैं। अगला है, हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देगी। हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देगी, आने वाला समय आपको बेहतर बनाएगा। एक हार जीवन का सब कुछ हारने वाला मौका नहीं है, उससे आप बहुत कुछ सीखने वाले भी हैं। चलिए अब बातचीत हमारी करेंगे कुछ सवालों के लिए। तो पहले सवाल को रखें उससे पहले ये बात मैंने आपको रामधारी दिनकर की पहले भी कई बार बताई है कि रामधारी दिनकर जी ने आज के शासकों के बारे में बहुत अच्छी बात कही है कि हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है, जनता की रोके रहा है, समय में ताव कहां, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। तो काल को अगर मोड़ना है, दिशा मोड़नी है जीवन की, तो आगे बढ़ना ही हमारा मकसद है। और आज 4 फरवरी 2022 का दिन है और आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है मेरे मित्रों। इस सवाल का आपको देना है जवाब, और जवाब क्या होगा जरा बताइए। ये रहा आज का पहला सवाल। सवाल में लिखा है कि लोरियंस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है अभी हाल ही में। चलिए पहला सवाल आपके सामने है कि लोरियंस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए इनमें से किसे नामित किया गया है, किसे नॉमिनेट किया गया है इस पुरस्कार के लिए। नीरज चोपड़ा को, पीआर श्रीजेश को, रानी रामपाल को, स्मृति मंधाना को। तो कल आप लोगों को एक बात मैंने बताई होगी इस पुरस्कार के बारे में कि भैया वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर, वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर जो है वो पुरस्कार किससे दिया गया है, पी आर श्रीजेश को दिया गया है। और पी आर श्रीजेश का संबंध जो है वो किससे है, हॉकी से है। हॉकी इंडिया के गोल कीपर है, गोल कीपर जो है वो पी आर क्या है, श्रीजेश है। इसके अलावा रानी रामपाल जो है वो हॉकी इंडिया टीम की कप्तान है और इनके नेतृत्व में भारतीय टीम ने टोक्यो ओलंपिक में चौथा स्थान बनाया।
और यह हॉकी टीम इंडिया में शामिल थे और टोक्यो ओलंपिक में थर्ड स्थान यानी ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने भारत की टीम को दिलाया। स्मृति मंधाना अभी हाल ही में खूब चर्चा में है, आगामी परीक्षाओं में सवाल देखने को मिल सकते हैं आप लोगों को। आईसीसी आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर, आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है वो किसको मिला है? वो मिला है स्मृति मंधाना को। आईसीसी ईयर की जो टीम है उस टीम में जी जगह मिली है किसको? स्मृति मंधाना को। तो अब इसका सही जवाब जरा सुन लीजिएगा क्या है। इसका सही जवाब है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा को अभी हाल ही में लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। यानी टोक्यो ओलंपिक जो हुआ उस टोक्यो में इन्होंने स्वर्ण पदक जो है वो जीता। किस में साहब? भाला फेंक में। भाला फेंक जो प्रतियोगिता हुई, भाला फेंक, उसमें इन्होंने क्या किया? जेवेलिन थ्रू जो है उसमें इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता। इसके बाद भारत सरकार ने इन्हें 2 पुरस्कारों से अभी हाल ही में सम्मानित किया है। पहला पुरस्कार आपको ध्यान रखना है वीरता पुरस्कार या सेना में सेवा के लिए उन्हें परम विशिष्ट पुरस्कार से नवाजा गया। परम विशिष्ट पुरस्कार जो है उस परम विशिष्ट पुरस्कार के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। इसके अलावा इन्हें और कौन सा सम्मान दिया है तो आप लोग बता सकते हैं कि जो नागरिक सम्मान है उन नागरिक सम्मानों में इन्हें पद्म श्री अवार्ड जो है उससे भी नवाजा जा चुका है। आप लोग ये बात भी मेरे हिसाब से जानते होंगे। इसके अलावा पद्म भूषण, पद्म विभूषण, इनमें से कौन सा पुरस्कार इनको दिया गया है यह भी बात आपके लिए जानने लायक है। नीरज चोपड़ा हरियाणा से संबंधित है। कहां से है? हरियाणा से संबंध है नीरज चोपड़ा का। हरियाणा, पानीपत, सोनीपत, हरियाणा, हिसार, रोहतक, ये सब आप लोग जानते हैं। सेना का परम विशिष्ट पुरस्कार जो है इनको अभी हाल ही में क्या किया गया है? दिया गया है। टोक्यो ओलंपिक में क्या जीता इन्होंने? स्वर्ण पदक जीता। और इसके अलावा मेरे मित्रों पीआर श्रीजेश वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीत चुके हैं। इसके अलावा रानी रामपाल कप्तान है भारतीय हॉकी टीम की। इसके अलावा स्मृति मंधाना आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी इन्हें मिल चुका है। तो मेरे हिसाब से सेना ने पुणे जो महाराष्ट्र में है, कहां पर है? पुणे महाराष्ट्र। पुणे महाराष्ट्र जो है, इस पुणे महाराष्ट्र में सेना ने इनके नाम पर एक क्या कर दिया है? स्टेडियम का नाम भी रखा है। क्या रखा है? स्टेडियम का नाम भी नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा है। इसके अलावा इन्हीं को सम्मान देने के लिए भाला फेंक दिवस भी 7 तारीख को घोषित कर रखा है सरकार ने। तो मेरे हिसाब से अब ये सारी बातें आपके ध्यान में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं हम अगले सवाल पर, और अगला सवाल क्या है जरा सुनिएगा। यहां है अगला सवाल, ये रहा। ये लिखा हुआ है कि खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य, खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य और बाखेरा वन्यजीव अभ्यारण्य का संबंध कहां से है, जिन्हें केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया है? यह आपको बताना है। 2 जगहों के नाम आपके सामने मैंने रखे हैं। पहली जगह जो है उस जगह का नाम क्या है जरा देखिएगा। खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य और बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य का संबंध कहां से है, जिन्हें केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, हाँ जी, 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस घोषित कर रखा है, सही बात है। यहां पर है एक खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में आपसे सवाल पूछा जा रहा है। खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य कहां है? एक बाखेरा है, एक तो क्या है? खिजड़िया, खिजड़िया है, खिजड़िया, ठीक है, वन्यजीव अभ्यारण्य है। दूसरा क्या है? बाखेरा वन्यजीव अभ्यारण्य, बाखेरा वन्यजीव अभ्यारण्य। ये दोनों कहां पर स्थित है, जिन्हें क्या किया गया है? रामसर स्थल घोषित किया गया, रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया। आपको ये जानकारी है कि ये रामसर जो कन्वेंशन है, ये रामसर जो है वो ईरान का एक शहर है। ईरान का एक शहर है जहां पर 2 फरवरी 1971 को विश्व भर के इस प्रकार के आर्द्र भूमियों को लेकर के एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। उस सम्मेलन में हुए समझौते पर भारत ने जो है वो 1 फरवरी 1982 को भारत ने हस्ताक्षर किए थे। भारत ने कब किए? 1 फरवरी 1982 को भारत ने इसमें हस्ताक्षर किए थे। रामसर स्थल जो है उसको घोषित किया गया, खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य और बाखेरा वन्यजीव अभ्यारण्य। इसके अलावा कल आपने विश्व आर्द्र भूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कल मनाया गया। आर्द्र भूमि दिवस कल जो है वो क्या किया गया? मनाया गया था। तो इसकी जो थीम है वो भी आपको याद होनी चाहिए। वेटलैंड्स
ठीक है, एक्शन फॉर पीपल एंड द नेचर है, पीपल और किसके लिए है, नेचर के लिए है, ठीक है। वेटलैंड्स कंजर्वेशन जो है वो किसके लिए, पीपल एंड नेचर के लिए इस प्रकार की थीम इस वर्ष 2022 की जो है वो रही है। और मनाया कब जाता है तो ये आपको बता दिया गया है कि 2 फरवरी को यह दिवस मनाया जाता है। राजस्थान जो है, राजस्थान में इस बार यह दिवस कहां पर मनाया गया तो आपको बताया गया होगा, बाखेरा जो है जयपुर की फागी तहसील है, क्या है, फागी तहसील जयपुर, फागी तहसील जयपुर जिले में है। कहां पर है, तहसील है जयपुर जिले की, जयपुर जिले की। वहां पर क्या है, वहां पर बाखेरा बांध जो है, इस बाखेरा बांध जो है वहां पर क्या किया गया, इसे मनाया गया। बाखेरा बांध जो है, इस बांध पर इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये तो बात हुई इतनी। अब हम बात करते हैं, इधर आते हैं, ये रामसर स्थल के रूप में भारत के जो स्थान है वो लगातार शामिल है। इसमें भी राजस्थान के 2 स्थान है, राजस्थान के भी कितने शामिल है, यानी रामसर साइट में राजस्थान के 2 स्थल हैं, जिसमें से एक तो है सांबर लेक, एक तो क्या है, सांबर लेक है, जो जयपुर है, अजमेर है, नागौर है, इन 3 जिलों में फैली हुई है सांबर झील, जिसमें कई नदियां आकर जो है वो क्या होती है, 4 नदियां आकर इसके अंतर्गत शामिल होती है। राजस्थान के अलावा केवलादेव वन्यजीव अभ्यारण्य, केवलादेव वन्यजीव अभ्यारण्य का भी नाम आपने सुना होगा, तो राजस्थान से संबंधित ही है। पिछले वर्ष आपको याद होगा 2 स्थल है वर्ष 2021 में, वर्ष 2021 में एक तो है सुल्तानपुर, क्या है, सुल्तानपुर वन्यजीव अभ्यारण्य है। इसके अलावा झज्जर भिंडावास जो है, झज्जर कहां पर है, भिंडावास, इन 2 स्थानों को क्या किया गया, भिंडावास, इन 2 स्थानों को भी इसमें क्या किया गया था, शामिल किया गया था। आपको यह जानकारी मेरे हिसाब से होगी। तो चलिए अब जरा बात करते हैं कि यहां पर अब 2 नए वन्यजीव अभ्यारण्य को रामसर स्थल में केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा रामसर स्थल घोषित किए गए हैं। इसमें से एक खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य तो पड़ता है आपका गुजरात में, और बाखेरा वन्यजीव अभ्यारण्य पड़ता है आपका कहां पर, उत्तर प्रदेश में। तो आपको यहां पर क्रम से ध्यान रखना है, एक ऐसा क्रम से शब्द और लिखना चाहिए था यहां, वरना भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऐसे ऑप्शन आए तो आपको इसी तरीके से जवाब देना है। खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य तो कहां पर है, ये तो है भैया गुजरात में, और आपका बाखेरा वन्यजीव अभ्यारण्य है वो कहां पर है, वो है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। तो आपका गुजरात में पहला है, उत्तर प्रदेश में दूसरा है, इसका मतलब ये दोनों आपके सही है, ए है बी, इन दोनों जगह पर है। यानी खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य तो गुजरात के अंदर है, इसके अलावा बाखेरा वन्यजीव अभ्यारण्य आपका कहां पर है, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत है, ये ध्यान रखना है हमें। तो दोनों बातें दोबारा सुन लीजिए मेरे दोस्तों, आपके सामने गुजरात है और उत्तर प्रदेश है। गुजरात जो है यहां पर खिजड़िया है, उत्तर प्रदेश में बाखेरा है। 2021 में सुल्तानपुर और झज्जर जो भिंडावास वाला है, उन स्थानों को क्या किया गया था, शामिल किया गया था। मेरे हिसाब से ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। जी हां, आप लोग ये सारी बातें जो है वो समझिएगा। आगे बढ़ते हैं, इसके अलावा और कौन कौन सी बातें यहां आपके लिए जानने लायक है, जरा इस 2 स्टेट के हम मैप के बारे में भी आपको थोड़ी जानकारी दे देते हैं। मैप में भी आप लोग इनको नजर में ला सकते हो। देखिएगा हमारे पास यहां 2 स्टेट की हमने बात की है, एक है गुजरात और एक हमारा क्या है, यहां पर है उत्तर प्रदेश। दोनों में थोड़ा थोड़ा आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है। ये आपका पूरा गुजरात का इलाका है। यहां गुजरात में देखिए मेरे मित्रों, आप अगर सीमा की बात करोगे तो ये पूरा इधर वाला इलाका समुद्र से सटा हुआ है। यहां का पूरा इलाका जो है वो आपको समुद्री सीमा से सटा हुआ नजर आ रहा होगा। यहां से देखिएगा, ये सलवासा का नाम आपने कई बार सुना होगा, दादर नगर हवेली का इलाका, ये सब जो है ये पूरी सीमा समुद्र से सटी हुई है, किसकी, गुजरात की। खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी दोनों यहां पर पड़ती है। ये जो दलदलीय इलाका है, ये वाला जो दलदलीय क्षेत्र है, ये पूरा भारत और किसके बीच में, पाकिस्तान के बीच में, इसको लेकर हमेशा से विवाद रहता ही है। ये आपका क्या है, दलदली जो क्षेत्र है, दलदली क्षेत्र, इसी दलदली क्षेत्र में आपका सर क्रीक पड़ता है, सर क्रीक पड़ता है, जिसको लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद का विषय बना रहता है। इसके अलावा यह है महाराष्ट्र के साथ सीमा साझा करता है, किसके साथ, महाराष्ट्र जो है इसके साथ सीमा लगती है गुजरात की, प्लस इसके अलावा मध्य प्रदेश के साथ इसकी सीमा लगती है। इसके अलावा राजस्थान जो है, राजस्थान के साथ इसकी सीमा क्या होती है, साझा होती है। तो गुजरात की सीमा किस किस राज्यों के साथ लगती है, तो ये आपको पता चल जाएगा कि भैया राजस्थान के साथ लगती है,
मध्य प्रदेश के साथ गुजरात की सीमा लगती है, और महाराष्ट्र से तो इसे अलग किया ही गया है, तो महाराष्ट्र से लगती है। तो ये सारी बातें आपको गुजरात के संबंध में ध्यान रखना है। गुजरात की राजधानी जो है वो आपको पता है गांधीनगर है, गांधीनगर यहाँ की क्या है, राजधानी है। प्लस यहाँ पर एक तो पश्चिमी बनास, क्या है, पश्चिमी बनास, जिसके किनारे यहाँ का डीसा शहर स्थित है, ये ध्यान रखना। ये राजस्थान से आती है, पश्चिमी बनास और गुजरात के रास्ते आगे चली जाती है। इसके अलावा यहाँ की एक प्रमुख नदी आपको पता होगा, साबरमती नदी है, साबरमती नदी के किनारे यहाँ के दो प्रसिद्ध शहर, एक का नाम अहमदाबाद है, क्या है, अहमदाबाद शहर है, और इसके अलावा आपका यहाँ का प्रसिद्ध शहर जो है वो आपका कौन सा है, बापू, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ये सब किससे संबंधित है, इसी से संबंधित है, ध्यान रखना है। गांधीनगर और आपका अहमदाबाद शहर, क्या है, गांधीनगर और अहमदाबाद शहर, गांधीनगर जो है वो और अहमदाबाद शहर दोनों आपको ध्यान रखने। पश्चिमी बनास जिसके किनारे कौन सा शहर है, डीसा शहर स्थित है। तो मेरे हिसाब से ये बातें आपको पता चल गई होगी। अब देखिए एक बात आपको, और यहां इसी के अंतर्गत अभी आपको बताया है मैंने कि इसका एक रामसर स्थल है, उसको इसमें क्या किया गया है, शामिल किया गया है। दूसरी बात हम लोग किसके बारे में कर रहे हैं, अभी उत्तर प्रदेश के बारे में कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के बारे में भी अगर कोई चर्चा आए तो देखिए आपको उस विषय पर भी थोड़ी हम निगाहों में उत्तर प्रदेश को भी लाते हैं, ताकि कभी भी उत्तर प्रदेश का आपसे आमना सामना हो तो आप लोग उनकी सीमाओं के संदर्भ में बहुत अच्छे से जानकारी रख सके। और आजकल की परीक्षाओं की प्रकृति के हिसाब से तो आपको खैर पता होना ही चाहिए, ठीक है। चलिए देखिएगा उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ी बातचीत हमारी हो जाए, इसको लेकर इस मैप में उत्तर प्रदेश को थोड़ा और क्लियर देखिएगा। यहां पर जरा एक इलाका जो है वो आपको नजर आ रहा होगा, ये देखिए उत्तराखंड जो है, इस उत्तराखंड के साथ इसकी सीमा जो है वो साझा हो रही है। इसके अलावा देखिए और कहां कहां से इसकी सीमा लग रही है। ये हिमाचल प्रदेश है मेरे दोस्तों, क्या है, हिमाचल प्रदेश है। ये आपका उत्तराखंड है जहां अभी विधानसभा के चुनाव एक चरण में होने हैं। कितने चरण में, एक चरण में यहां चुनाव होने। ये है पंजाब, यहां भी एक चरण में चुनाव होने हैं, ठीक है। ये जरा देखिएगा यहां पर ये वाला इलाका, थोड़ी सी सीमा इसकी हिमाचल प्रदेश के साथ लगी हुई है, लेकिन मुख्य सीमा इसकी किसके साथ है, उत्तराखंड के साथ, बहुत लंबी सीमा है। इसके अलावा इधर से इसकी हरियाणा के साथ भी सीमा लग रही है, दिल्ली के साथ भी सीमा साझा हो रही है, और दिल्ली हरियाणा की दो बार है, दिल्ली से ऊपर भी और दिल्ली से नीचे भी दो बार इसकी उत्तर प्रदेश की सीमा लग रही है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की अलवर भरतपुर वाला ये वाला क्षेत्र जो है, धौलपुर वाला, यहां से भी राजस्थान के साथ सीमा हो रही है, राजस्थान के साथ। इधर मध्य प्रदेश के साथ लंबी सीमा इसकी लग रही है, यहां से देख रहे हैं ये पूरा इलाका जो है वो उत्तर प्रदेश का इसके साथ सटा हुआ है। फिर नीचे देखोगे तो छत्तीसगढ़ जो है उसके साथ भी इसकी सीमा लग रही है, फिर झारखंड के साथ भी लग रही है, इधर बिहार के साथ तो खैर लंबी सीमा है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय सीमा ये किसके साथ साझा करता है, नेपाल के साथ सीमा लगती है, इसकी ध्यान रखना है। देख लो, तो अगर बात की जाए अंतरराष्ट्रीय सीमा की तो उत्तर प्रदेश के साथ इसकी उत्तर प्रदेश की नेपाल के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है। यहां पर इसकी राजधानी आपकी लखनऊ है। उत्तराखंड के साथ, हिमाचल प्रदेश के साथ, हरियाणा के साथ, दिल्ली के साथ, राजस्थान के साथ, मध्य प्रदेश के साथ, छत्तीसगढ़ के साथ, झारखंड के साथ और बिहार के साथ सीमा लगती है। यह बात आपको समझनी है। अगर इस हिसाब से याद करोगे तो आपको याद रहेगी, पहले याद करो नेपाल, नेपाल के बाद उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, ये जो है इसके साथ उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में 7 चरणों में, कितने चरणों में, 7 चरणों में यहां पर क्या होने हैं, विधानसभा के चुनाव अभी संपन्न होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है। यहां पर ध्यान रखिएगा, राज्यसभा जो है, राज्यसभा के लिए 31 व्यक्तियों का क्या किया जाता है, चुनाव किया जाता है। राजस्थान से भी 10 व्यक्तियों का चुनाव किया जाता है। हमारे यहाँ राज्यसभा सदस्यों का चुनाव जो है, राज्यसभा सदस्यों का जो चुनाव है वो अमेरिका की तरह नहीं होता है। हमारे यहाँ जनसंख्या के आधार पर, किस आधार पर, जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है, समानता के आधार पर नहीं होता है, समानता के आधार पर नहीं होता है। किस आधार पर, जनसंख्या के आधार पर चुनाव होता है। तो चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर, और अगला सवाल हमारे सामने क्या आएगा उस विषय पर। तो ध्यान रखना, अभी 2 नए जो आपके क्या बनाए गए, रामसर स्थल है,
वो एक तो आपका उत्तर प्रदेश में है और एक आपका कहां पर है, गुजरात में है। तो मेरे हिसाब से ये दोनों बातें आप लोग याद रख लोगे। अब आगे बात करते हैं हमारे सवालों के संदर्भ में। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, रामसर स्थल से ही जुड़ा हुआ सवाल मैंने लिया है अगला भी, ताकि ऐसा सवाल डायरेक्ट आजकल की परीक्षाओं में पूछे तो आप लोगों को तुरंत ध्यान में आ जाए। बताइए जरा, 2 नए रामसर स्थलों की घोषणा के साथ ही भारत में कुल कितने रामसर स्थल हो गए हैं? तो वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा, जिसके मंत्री भूपेंद्र यादव जी हैं, क्या है, भूपेंद्र यादव जी इस मंत्रालय के मंत्री हैं, जो कि राजस्थान के कहां से संबंधित है, अजमेर से संबंधित है। अजमेर के 2 व्यक्ति पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है पराग अग्रवाल, ठीक है, पराग अग्रवाल, और एक है आपकी गौरी माहेश्वरी, गौरी माहेश्वरी। ये व्यक्तित्व के तौर पर राजस्थान से 2 बड़ी जानकारियां आपको ध्यान रखनी है। ये जो है वो ट्विटर जो है उसके सीईओ बने हैं, प्लस गौरी माहेश्वरी जो है इन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो है वो क्या है, मिल चुका है, बाल पुरस्कार। और ये बाल पुरस्कार उन्हें किस क्षेत्र में, सुलेख के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य के लिए, सुलेख के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम करने के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। तो ये सब बातें जो है वो लगातार रिपीट करते रहोगे तो याद हो जाएगी आपको। 2 नए रामसर स्थल, एक कहां पर है, गुजरात में है, और एक कहां पर है, उत्तर प्रदेश में है। इन दोनों रामसर स्थलों को शामिल कर दिया गया। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि टोटल रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है अभी वर्तमान में। तो ये बहुत अच्छा सवाल है, आपको ध्यान रखना है। ऐसे सवाल परीक्षा में डायरेक्ट आते हैं तो कई बार हमें नाम तो याद होता है लेकिन संख्या याद नहीं होती। हमेशा संख्या का जहां मामला है वहां पहले संख्या याद करो फिर नाम याद करो। तो संख्या हो गई हमारी कितनी, अब 49 टोटल हमारे क्या हो गए हैं, रामसर स्थल हो गए हैं, ये ध्यान रखना है। 2 नए घोषित होने के बाद टोटल हमारे 49 रामसर स्थल जो हैं वो इस सूची में शामिल हो गए हैं। चलिए अगला सवाल देखिए मेरे मित्रों, यह है आईएनएस वागीर क्या है, आपसे पूछा जा रहा है। बहुत छोटा सा सवाल है मगर परीक्षाओं में सीधा आया हुआ है बहुत बार इस तरीके का सवाल। आईएनएस वागीर क्या है, एक युद्धपोत है, एक मालवाहक जहाज है, वायुसेना का लड़ाकू विमान है, या एक पनडुब्बी है। आईएनएस वागीर क्या चीज है जरा बताइएगा। भारतीय जो सेना है, जो नौसेना है, उस नौसेना के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। नौसेना प्रमुख हमारे आर हरि कुमार हैं। आर क्या है, हरि कुमार है, आर हरि कुमार है। इससे पहले हमारे जो वायुसेना प्रमुख है एडमिरल करमवीर सिंह थे, उसके जमाने में आईएनएस विशाखापट्टनम, आईएनएस विशाखापट्टनम इस प्रकार का एक युद्धपोत जो है वो क्या किया गया था, नौसेना में शामिल किया गया था। और अभी कौन है हमारे नौसेना प्रमुख, आर हरि कुमार है, और वायुसेना प्रमुख वी आर चौधरी साहब हैं। वी आर चौधरी साहब हमारे वायुसेना प्रमुख हैं, प्लस एम एन नरवणे साहब जो है वो हमारे सेना प्रमुख हैं। तो ये बातें भी आपको थोड़ी ध्यान रहे। आईएनएस वागीर जो है मेरे मित्रों वो आपकी एक पनडुब्बी है। क्या है, एक पनडुब्बी है आईएनएस वागीर। युद्धपोत नहीं है, मालवाहक जहाज नहीं है, वायुसेना का एक लड़ाकू विमान नहीं है। आईएनएस वागीर नाम की एक पनडुब्बी है जो प्रोजेक्ट 75 के तहत, प्रोजेक्ट क्या है, प्रोजेक्ट 75 का मतलब है इस प्रकार की, इस प्रोजेक्ट 75 के तहत हम बहुत ही शानदार, अच्छी वाली और इस प्रकार की 75 पनडुब्बियों को हम तैयार करने का क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो इन पनडुब्बियों को तैयार करने के लिए हमने ये 75 नाम का जो है वो अभियान क्या कर रखा है, चला रखा है। अब जरा सुनिएगा मेरे मित्रों, यहां पर प्रोजेक्ट 75 जो है इसके तहत इस वागीर को तैयार किया गया है। इसका परीक्षण अभी भी चल रहा है। इससे पहले भी एक आईएनएस वागीर नाम से एक पनडुब्बी थी लेकिन उसे रिटायर कर दिया गया। अब एक नई जो पनडुब्बी है उसका क्या चल रहा है, परीक्षण अभी हाल ही में चल रहा है। तो चलिए अगले सवाल पर बात करते हैं। ये आईएनएस आपका पनडुब्बी जरूर ध्यान रखना है। चलिए जी अगला सवाल मेरे मित्रों आपसे जो पूछा जा रहा है वो बहुत ही शानदार वाला सवाल है और जरा बताइएगा इसका क्या है आपका जवाब। 2 फरवरी को राजकुमारी अमृता कौर को की जयंती मनाई गई, इनके संदर्भ में सत्य कथन बताइए। राजकुमारी अमृता कौर है, ये अमृता कौर है, यहां पर इन्होंने लिख दिया इसको अमृता कौर। राजकुमारी अमृता कौर की जयंती मनाई गई, इनके संदर्भ में सत्य कथन क्या होगा। स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री थी राजकुमारी अमृता कौर।
संविधान सभा में शामिल 15 महिला सदस्यों में से एक थी। इसका मतलब एक डाटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षाओं में यह आ चुका है कि संविधान सभा में कितनी महिला मेंबर्स थी। तो ध्यान रखना 15 महिला सदस्य थी आपकी संविधान सभा के अंदर। स्वास्थ्य मंत्री बनने से पूर्व वह महात्मा गांधी की सचिव रह चुकी थी। ठीक है, यानी ये स्वास्थ्य मंत्री, स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री जो है वो राजकुमारी अमृता कौर थी और इससे पहले वो महात्मा गांधी की सचिव रह चुकी थी। 1950 में डब्ल्यूएचओ की पहली महिला और पहली एशियाई अध्यक्ष भी बनी थी। तो डब्ल्यूएचओ में पहली महिला अध्यक्ष और पहली एशियाई अध्यक्ष, यानी उससे पहले कोई एशियाई व्यक्ति जो है वो अध्यक्ष नहीं बना था डब्ल्यूएचओ में। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि 1950 में अमृता कौर जो है वो इस डब्ल्यूएचओ में पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। उपरोक्त सभी इनमें से आपको पता ही है, फिर सारे मैंने सत्य ही लिखे। राजकुमारी अमृता कौर जो है इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, राजकुमारी अमृता कौर। इस सवाल से आपको राजकुमारी अमृता कौर जो है, अमृता कौर, इनके संदर्भ में जानकारी मिल जाएगी। मैं आपको रोजाना ऐसे काम करूंगा, ये 15 महिलाएं जो है इनके संदर्भ में रोजाना जो है वो एक सवाल आपके सामने रखूंगा। तो 15 की 15 महिलाएं जो है उनके संदर्भ में आपको जानकारियां मिल जाएगी। तो पहली महिला आज याद कर लो, एक कौन सी है, राजकुमारी अमृता कौर। ऐसा भी कई परीक्षाओं में सवाल आया है, इनमें से कौन सी महिला जो है वो संविधान सभा में शामिल नहीं थे, या उनके स्पेसिफिक कोई मुस्लिम महिला है या जम्मू कश्मीर से कौन सी महिला आती थी, ऐसा आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो आज पहला चेहरा याद करिएगा, राजकुमारी अमृता कौर का संबंध लखनऊ उत्तर प्रदेश से था। लखनऊ उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। लखनऊ उत्तर प्रदेश में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। लखनऊ उत्तर प्रदेश से संबंधित थी राजकुमारी अमृता कौर और संविधान सभा में महिला मेंबर के तौर पर शामिल हुई। स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री थी, इससे पहले वो महात्मा गांधी की सचिव रह चुकी थी और डब्ल्यूएचओ में 1950 में पहली महिला और पहली एशियाई अध्यक्ष भी ये रह चुकी थी। ये सभी कथन इनके संदर्भ में क्या है, सत्य है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा सवाल है, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी। अब चलिए नेक्स्ट सवाल पर बात करते हैं। ये सभी कथन इसके क्या है, सत्य हैं। नेक्स्ट सवाल आपका जो है, इंडिया प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट जो है इसके अनुसार पत्रकारों और मीडिया घरानों पर हुए अटैक में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा रहा या केंद्र शासित प्रदेश है वो अग्रणी रहा? तो जरा बताओ भैया। इंडिया प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट यानी इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 के संदर्भ में बताना है कि पत्रकारों और मीडिया घरानों पर हुए अटैक में सबसे अग्रणी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इसमें से कौन सा है? जम्मू कश्मीर है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है। तो अभी हमने उत्तर प्रदेश के बारे में बात की थी। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। लखनऊ से ही अटल बिहारी वाजपेयी कई बार चुनाव लड़ चुके हैं और लखनऊ से ही हमारे वर्तमान के जो रक्षा मंत्री हैं वो संबंध रखते हैं। लखनऊ उत्तर प्रदेश की क्या है, राजधानी है। लखनवी अंदाज यहाँ का अलग है और नवाबों का शहर इसे कहा जाता है। उत्तर प्रदेश जो है इसके बारे में अंतरराष्ट्रीय सीमा आपको बताई थी मैंने कि नेपाल के साथ इसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा होती है। राज्यों की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड के साथ होती है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश जो भारत का 18वां राज्य उसके साथ भी इसकी सीमा क्या होती है, साझा होती है। इसके अलावा यहां पर आपको पता है हिमाचल प्रदेश के अलावा हरियाणा से भी इसकी सीमा लगती है। हरियाणा के अलावा इसकी सीमा जो है वो दिल्ली से भी लगती है, दिल्ली से भी लगती है। इसके अलावा राजस्थान से इसकी सीमा लगती है। राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश से इसकी सीमा लगती है। मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़ से इसकी सीमा लगती है। झारखंड के साथ इसकी सीमा लगती है और फिर लास्ट में लगती है बिहार। ये इतनी सीमाओं के साथ जो है वो साझा होने वाला है। यानी कितने राज्य हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 राज्यों के साथ और एक आपका क्या है, नेपाल। इसके साथ सीमा साझा होती है किसकी? लखनऊ की, सॉरी उत्तर प्रदेश की। इसके बाद जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश और राजस्थान। राजस्थान की सीमाओं के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि इसकी सीमा पाकिस्तान के साथ जो है वो क्या होती है, साझा होती है। इसके अलावा पंजाब के साथ सीमा लगती है। इसके अलावा हरियाणा के साथ लगती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के साथ लगती है, मध्य प्रदेश के साथ लगती है और गुजरात के साथ जो है वो हमारी सीमा क्या होती है, साझा होती है। तो ये सीमाओं के मामले में अगर बात की जाए तो आपको ध्यान रखना है। अब बात हमारी 2 मामलों में बच गई है। इसका सही जवाब तो है जम्मू कश्मीर। फर्स्ट नंबर है हमलों के मामले में जम्मू कश्मीर, सेकंड स्थान है उत्तर प्रदेश और थर्ड स्थान किसका है, मध्य प्रदेश का। ये पहले 3 ऐसे स्थान हैं राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जहां पर भारत में पत्रकारिता या पत्रकारों पर या उनके घरानों पर होने वाले जो हमले हैं उनमें ये 3 स्थान जो हैं वो आपको ध्यान रखना है।
जम्मू कश्मीर में पहला नंबर है पूरे देश में, सबसे ज्यादा मीडिया घरानों और पत्रकारों पर यहां हमले होते हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश है और उसके बाद क्या है, मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार है। भोपाल यहाँ की क्या है, राजधानी है। भोपाल यहाँ की राजधानी है। इंदौर शहर लगातार जो है वो स्वच्छता के मामले में देश का सर्वश्रेष्ठ शहर घोषित हो रहा है। तो ये सब बातें आप लोग जानते हैं। जम्मू कश्मीर के बारे में आपको पहले से ही बता रखा है कि पाकिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर की सीमा साझा होती है। जम्मू कश्मीर की पाकिस्तान जो है इसके साथ सीमा साझा होती है। मध्य प्रदेश जो है वो लैंडलॉक कंट्री है, क्या लैंडलॉक राज्य, सॉरी लैंडलॉक जो है वो क्या है आपका स्टेट है, लैंडलॉक स्टेट है। इसका मतलब इसकी किसी भी अन्य प्रकार से ना तो अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा होती है और ना ही किसी तट के साथ इसकी कोई सीमा साझा होती है। चलिए अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है। अगला सवाल है पीएम ई विद्या जो है, प्रधानमंत्री ई विद्या योजना के माध्यम से किस स्तर के बच्चों को डिजिटल शिक्षा प्रदान की जाती है। अभी आपको पता होगा डिजिटल शिक्षा, कोविड-19 के कारण डिजिटल शिक्षा को और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या कर रही है, प्रयास कर रही है। ठीक है, तो यहां पर है ई विद्या। हाँ जी, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी हैं, उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं, मध्य प्रदेश में शिवराज जी हैं, राजस्थान में अशोक जी हैं। ठीक बात है। प्रधानमंत्री ई विद्या योजना के माध्यम से देश में किस स्तर के बच्चों को डिजिटल शिक्षा प्रदान की जाएगी, ये प्रधानमंत्री ने अभी घोषणा की है। पीएम ई विद्या योजना जो है इस कार्यक्रम के माध्यम से देश में किस स्तर के बच्चों को डिजिटल शिक्षा प्रदान की जाएगी। कक्षा 1 से 6 तक, 6 से 12 तक, 10 से 12 तक, 1 से 12 तक। तो किस स्तर के बच्चों को प्रधानमंत्री ई विद्या योजना जो है इसके माध्यम से, यानी डिजिटल शिक्षा जो है, डिजिटल शिक्षा, इस डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्राइवेट सेक्टर तो प्रयास कर ही रहा है, लेकिन सरकार ने भी अपने स्तर पर प्रयास करने के लिए प्रधानमंत्री ई शिक्षा जो है इस नाम का एक कार्यक्रम जो है वो चलाने का फैसला किया है। और इस कार्यक्रम के तहत सरकार कक्षा 1 से लेकर के 12 तक के जो बच्चे हैं उन सभी बच्चों को ई कंटेंट जो है वो प्रदान करेंगे। उसमें डिजिटल जो आपका ई कंटेंट है, इसके अलावा वीडियो है, वो सारे लेक्चर्स जो हैं वो इसमें मौजूद रहेंगे। तो कक्षा 1 से 12 तक के सभी बच्चों के लिए सरकार ने इस प्रकार का कार्यक्रम चलाने की सोची है। तो किस स्तर तक के पूछें, किस स्तर का मतलब कौन से स्टैंडर्ड तक के बच्चों के लिए होगा, तो कक्षा 1 से लेकर के 12 तक के सभी बच्चों के लिए ये डिजिटल शिक्षा मौजूद रहेगी। चलिए अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है। हाल ही में आपसे पूछा जा रहा है कि केंद्रीय बजट 2022-23 में वित्त मंत्री ने कितनी लागत से रैंप एक कार्यक्रम है जो स्टार्ट करने की बात कही है केंद्र सरकार ने। रैंप का मतलब है राइजिंग एंड एक्सीलरेशन एमएसएमई परफॉर्मेंस रिकवरी कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। तो बजट की कुछ बातें अभी भी हमारे चल रही है, तो रोजाना कुछ न कुछ बात आपकी होती रहे। और वित्त मंत्री ने कितनी लागत से रैंप राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस रिकवरी कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि कोविड-19 के कारण हमारा जो एमएसएमई सेक्टर है, कोविड-19 के कारण वैसे तो सर्विस सेक्टर पूरा प्रभावित हुआ, लेकिन एमएसएमई मध्यम सूक्ष्म लघु उद्योग जो है इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली है एसआई के पेपर में। तो आरपीएसई, इस आरपीएससी ने क्या कर दिया भैया, एसआई में ये सवाल पूछा एमएसएमई की फुल फॉर्म क्या है। तो लघु उद्योग सक्षम मंत्रालय जो है, सूक्ष्म मंत्रालय, ये नारायण राणे का आपने नाम सुना होगा। नारायण राणे है, महाराष्ट्र से संबंध रखते हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे सरकार ने 4 चांद लगा दिए इनके, ठीक है, यानी दिन में अंधेरा करवा दिया। तो ये नारायण राणे साहब जो है इस मंत्रालय के मंत्री हैं। और रैंप योजना है, क्या है, इतना नाम याद रखो, RAMP, रैंप, इसका पूर्ण फॉर्म है राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस रिकवरी कार्यक्रम है। इसको शुरू करने की घोषणा की है 22-23 के इस बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने। और कितनी लागत होगी, 600 करोड़ से कुछ होने वाला नहीं है, 1000 करोड़ से भी नहीं, 200 करोड़ से नहीं, इसके लिए 6000 करोड़ रुपए की राशि इन्होंने दी है। 6000 करोड़ रुपए जो है इस राशि से रैंप नाम का, RAMP, इस नाम का कार्यक्रम जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा क्या किया जाएगा, चलाया जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये आपको याद हो जाएगा। राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस रिकवरी कार्यक्रम है इस पूरे का नाम। एमएसएमई सेक्टर को उभारने के लिए 6000 करोड़ रुपए की राशि जो है वो सरकार ने दी है। चलिए अगला सवाल देखिए, 8 नंबर सवाल क्या है।
ये है 9 नंबर। आईसीसी अंडर 90 60 लिख दिया। देखो भैया कैसे आदमी है रे, अरे भैया ऐसे मत करो, ठीक है। ये अंडर 90 क्रिकेट विश्व कप के सेमीफाइनल में किसको हराकर फाइनल में जगह बनाई है भारत ने, ऐसा आपको बताना है। भारत की जो है अंडर 90 जो टीम है वो खतरनाक प्रदर्शन कर रही है भाई। आईसीसी अंडर 90 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किया जा रहा है अभी। इस विश्व कप में भारतीय टीम जो है वो फाइनल में प्रवेश कर चुकी है। भारत टीम जो है वो फाइनल में पहुंच चुकी है। आपको यह बताना है मेरे मित्रों कि ये फाइनल में भारत ने किसको हराकर अपना स्थान पक्का किया है। तो इसमें है आपका इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड। तो इसमें एकदम सही जवाब जो है वो आपका दे पा रहे हो आप, एकदम सही है। आपके सभी जवाब जो है वो एकदम सही आए हैं। ऑस्ट्रेलिया को हराकर यानी कंगारू को हराकर, कंगारू जो है कंगारुओं को हराकर क्या किया है भारत ने, इसमें अपना स्थान पक्का किया। अब फाइनल मुकाबला जो भारत का है वो 5 फरवरी को होने वाला है। 5 फरवरी यानी कल के दिन ये फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। और इस फाइनल मुकाबले में भारत की भिड़ंत जो है वो इंग्लैंड के साथ होने वाली है। किसके साथ है? इंग्लैंड और भारत के बीच में इसका फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। अंग्रेजों और भारतीयों के बीच में क्या खेला जाएगा? फाइनल मुकाबला जो है वो खेला जाएगा। किसके बीच में? इंग्लैंड और भारत के बीच में इसका फाइनल मुकाबला रहने वाला है। और कब होगा ये? 5 फरवरी 2022 को ये मुकाबला क्या किया जाएगा? खेला जाएगा। अभी देखिए वेस्ट इंडीज जो है वो घरेलू दौरे पर भारत आने वाली है, यानी भारत के घरेलू मैच वो खेलने वाली है। भारत आने वाली है वेस्ट इंडीज की टीम। इस वेस्ट इंडीज की टीम में खेल के लिए राजस्थान के रवि बिश्नोई का नाम, रवि बिश्नोई राजस्थान के हैं जिनका इस दौरे के लिए चुनाव किया गया। इसके अलावा इनको आईपीएल की लखनऊ जो टीम है उसने 4 करोड़ रुपए की राशि से इनको क्या किया है? बोली लगाई है। तो मेरे हिसाब से ये सारी बातें आपको याद रहने वाली है। अच्छे से इन सब बातों पर गौर करिएगा। फाइनल मुकाबले का रिजल्ट अच्छे से जरूर याद रखिएगा क्योंकि उस पर सवाल बन सकते हैं और पहले भी कई बार सवाल बने हैं। चलिए अगले सवाल पर बात करते हैं। अगला सवाल है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ की हम बात कर रहे हैं। यूनिसेफ से जुड़ा हुआ मामला क्या पूछा जा रहा है जरा देखिए। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की नई कार्यकारी निदेशक बनी कैथरीन रसेल का संबंध किस देश से है? इस पद पर वह चौथी महिला है। यानी संयुक्त राष्ट्र बाल कोष जिसे हम यूनिसेफ के नाम से जानते हैं, यूनिसेफ दुनिया भर के बच्चों के पोषण से संबंधित हो चाहे उनकी तस्करी से संबंधित हो, इन सभी मामलों पर जो है वो अपनी नजर बनाए रखती है। दुनिया भर के देशों की क्या स्थिति है इस मामले में बच्चों की, ये क्या करता है? संयुक्त राष्ट्र बाल कोष जो है वो अपनी निगाहें ध्यान रखता है। कार्यकारी निदेशक किसे बनाया गया? कैथरीन रसेल को बनाया गया। कैथरीन रसेल जो है इसको क्या किया गया है? इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। कैथरीन रसेल को जिम्मेदारी सौंपी गई है और यह इस पद पर पहुंचने वाली चौथी महिला है। क्या है? चौथी महिला है इस पद पर पहुंचने वाली। आपको बताना है इस कैथरीन रसेल का संबंध कहां से है? अमेरिका से है, ऑस्ट्रेलिया से है, रूस से है, ब्रिटेन से है, कहां से संबंधित है? देखिए भैया अभी जो चाइना है वहां चीन के बीजिंग में शीतकालीन ओलंपिक शुरू हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? शीतकालीन जो ओलंपिक्स है, वो ओलंपिक्स आरंभ हो चुके हैं। कहां पर? बीजिंग चीन में चल रहे हैं। इसके रूप में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, मध्य एशिया के 4 देशों के राष्ट्राध्यक्ष, इसके अलावा पाकिस्तान के जो नवाब साहब हैं, ठीक है, जिनको कुछ भी मालूम नहीं है ऐसा कहा जाता है, राजनीति का कै भी उन्हें आता नहीं है, ऐसे यहाँ के प्रधानमंत्री जो हैं पाकिस्तान के, वो उनके बुलावे पर चाइना गए हैं इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए। यानी शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन सत्र में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, मध्य एशिया के जो 4 देश हैं उन 4 देशों के राष्ट्र प्रमुख और पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं वो साहब कहां गए हैं? वो चाइना गए हैं। चाइना के बीजिंग में शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन आगाज हो चुका है। ये भी आपको ध्यान रखना है, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो अब कैथरीन रसेल के बारे में बात बता दें आपको, इनका संबंध अमेरिका से है। कहां से? अमेरिका। और अमेरिका ने साफ कह दिया भाई साहब चाइना में आयोजित होने वाले इन शीतकालीन ओलंपिक्स में हम लोग भाग नहीं लेने वाले, क्योंकि आप लोग दुनिया भर को कोविड-19 बांट रहे हो तो हम आपके यहां भाग लेने नहीं आएंगे। यानी बाइडेन सरकार ने क्या कर दिया है? बाइडेन सरकार ने इसमें जाने से मना कर दिया साफ साफ तौर पर।
और रूस जो है इसके राष्ट्राध्यक्ष गए हैं और ब्रिटेन जो है इसके राष्ट्राध्यक्ष वहां भाग नहीं ले रहे। इनके नेतृत्व में कॉमनवेल्थ गेम्स का जो आयोजन है वो किया जाएगा। तो चलिए अब अगले सवाल पर बढ़ते हैं और राजस्थान का पहला सवाल आज आपके सामने है, ये रहा। बताइए मेरे मित्रों, सवाल राजस्थान से संबंधित है। कल का अगर न्यूज़पेपर पढ़ा हो तो न्यूज़पेपर में दो तीन दिन से ये जो सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, इनके संदर्भ में सवाल आते ही रहते हैं। नोक जो जैसलमेर में बन रहे प्रदेश के दूसरे सोलर पार्क की क्षमता कितनी होगी, यह आपको बताना है। राज्य का सबसे बड़ा सोलर पार्क जो है वो भड़ला कहां पर है? भड़ला जोधपुर में है, ये भी आपको पता है। भड़ला जोधपुर में राज्य का सबसे बड़ा सोलर पार्क जो है वो भड़ला जोधपुर में, और ये राज्य का पहला जो है वो भी सोलर पार्क है। अभी नोक जैसलमेर में नया तो बन रहा है, लेकिन इसकी क्षमता कितनी होगी? 142 गीगावाट, 70,000 मेगावाट, 925 मेगावाट और 1,785 मेगावाट कितनी है? तो देखिए हमारे यहाँ 325 दिन सूर्य जो है उसकी क्षमता ऐसी होती है कि हम सौर ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं, सौर ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं। ऐसी हमारी सूर्य की स्थिति रहती है। सूर्य की स्थिति जो है वो 325 दिन अनुकूल रहती है किसके? सौर ऊर्जा उत्पादन के। हमारी क्षमता जो है वो 142 गीगावाट के आसपास है। इतनी हम क्षमता का उत्पादन यहाँ पर सौर ऊर्जा का कर सकते हैं। लेकिन अभी हम किस क्षमता पर पहुंचना चाह रहे हैं? हम चाहते हैं कि 70,000 मेगावाट हमारी बन जाए, लेकिन अभी जो एकमात्र केवल हमारा दूसरा जो नोक जैसलमेर में बन रहा है उसकी क्षमता कितनी है? 925 मेगावाट का हम नोक जैसलमेर में क्या लगा रहे हैं? सोलर पार्क हम लगा रहे हैं, जो कि राज्य का दूसरा क्या होगा? सोलर पार्क होगा। पहला भड़ला जोधपुर में लगाया जा रहा है। ठीक है, हाँ जी। चलिए अब जरा अगली बात करते हैं। अगला सवाल आपके सामने क्या आ रहा है? अगला सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है। प्रदेश में 1,785 मेगावाट सौर ऊर्जा खरीदने के लिए राजस्थान ऊर्जा विकास निगम ने किसके साथ समझौता किया है, ये बताइए। राजस्थान विद्युत विकास निगम है, एक विद्युत विकास निगम। उस निगम के या उस आयोग के, विद्युत आयोग जो है उसके अध्यक्ष तो वर्तमान में हमारे उषा जी हैं, उनके पतिदेव उसके जो हैं वो अध्यक्ष हैं। लेकिन यहां आपसे राजस्थान ऊर्जा विकास निगम के बारे में बातचीत चल रही है। राजस्थान ऊर्जा विकास निगम ने प्रदेश की 1,785 मेगावाट ऊर्जा जो सौर ऊर्जा है वो खरीदने के लिए, यानी उसको बेचना चाहते हैं हम, तो उस एजेंसी के साथ जिसके साथ समझौता किया है उसका नाम बताना है। और देखिए केंद्र सरकार का जो बजट है, इस बार का केंद्र सरकार का जो बजट है मेरे मित्रों, उस केंद्र सरकार के बजट में भी सौर ऊर्जा के लिए बहुत अच्छा प्रावधान किया गया है। सौर ऊर्जा के लिए केंद्र सरकार के बजट में यह कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति है वो अपने घरेलू यानी घरों में छतों पर अगर क्या लगाना चाहता है, सौर ऊर्जा की प्लेटें, सौर ऊर्जा प्लेट लगाना चाहता है, तो सरकार उसकी आर्थिक सहायता भी करेगी, प्लस उसके आने वाले जो डॉक्यूमेंटेशन की भी प्रक्रिया है उसमें भी सरकार सहायता करेगी। तो सरकार ने जो है वो इसके संदर्भ में एक अलग से पोर्टल जारी कर दिया है। सरकार ने क्या कर दिया है? अलग से एक पोर्टल जो है, इस पोर्टल को जारी कर दिया गया है। जो भी व्यक्ति इच्छुक हैं जो अपने घरों में सौर ऊर्जा की प्लेट या सौर ऊर्जा संचालित इन प्लेट को लगाना चाहते हैं, वो इस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सरकार आपकी बिजली भी खरीद सकती है, आपकी घर की आवश्यकताएं तो कम से कम अवश्य रूप से क्या होगी? पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए मेरे मित्रों यहां पर सही जवाब क्या होगा? राजस्थान ऊर्जा विकास निगम ने किसके साथ समझौता किया है? तो इसमें से सरकार ने सिर्फ और सिर्फ सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन के साथ समझौता किया है, अक्षय ऊर्जा निगम के साथ नहीं किया है। तो इसमें देखिए मेरे मित्रों सही जवाब है आपका सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन नाम की जो कंपनी है हमारे यहाँ सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी काम कर रही है, उसके साथ जो है वो राजस्थान ऊर्जा विकास निगम ने समझौता किया। यानी ये वाली कंपनी हमारी ऊर्जा को क्या करेगी? खरीद सकती है। तो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया नाम की जो कंपनी है उसके साथ इस प्रकार का क्या किया गया? समझौता किया गया। यानी इसका ए जवाब सही है, बाकी सब गलत है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा क्या है। हमारा अगला सवाल आपके सामने जो आ रहा है वो देखिए मित्रों ये है। कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक कला केंद्र की ओर से किसे प्रदान किया गया है? कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक कला केंद्र की ओर से। पहली बात तो ये बताइए ये आपका पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक कला केंद्र कहां पर स्थित है? परीक्षा में आ भी चुका है, राजस्थान के रहने वाले प्रत्येक बच्चे को ये मालूम होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, ये बताइए ये कहां पर स्थित है? ये कहां पर स्थित है? पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक कला केंद्र जो है वो वाला।
इसके बाद है कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है वो अभी हाल ही में 2 व्यक्तियों को प्रदान किया गया। एक तो विजय शर्मा को, कितने व्यक्तियों को? 2 व्यक्ति हैं जिनको यह पुरस्कार संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। 2 व्यक्ति संयुक्त रूप से उनको प्रदान किया गया। एक जिसमें राजस्थान से संबंधित है, जिनका नाम है विजय शर्मा जी। क्या है? विजय शर्मा जी जो है वो कहां से संबंधित है? राजस्थान से संबंधित है। ठीक है, हाँ जी, उदयपुर, उदयपुर सबका सही जवाब। चलिए, विजय शर्मा जो है ये राजस्थान के व्यक्ति हैं। उनका है दूसरे व्यक्ति हैं जिनका नाम है प्रकाश सहदेव खांडके। प्रकाश सहदेव, प्रकाश सहदेव, सहदेव खांडगे, ये पूरा नाम है इनका। ये कहां के हैं? तो ठाणे महाराष्ट्र के हैं। ठाणे कहां से है? महाराष्ट्र से। ठाणे महाराष्ट्र से ये है, आपको ध्यान रखना है। विजय शर्मा, प्रकाश सहदेव खांडके, ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। इन 2 व्यक्तियों को संयुक्त रूप से यह पुरस्कार जो है वो पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक कला केंद्र की तरफ से दिया गया है। तो लेकिन यहां पर आप देखिए प्रकाश सहदेव खांडके का कहीं नाम नहीं है, इसका मतलब सही जवाब क्या हो जाएगा? विजय शर्मा हो जाएगा। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक कला केंद्र की तरफ से राजस्थान के विजय शर्मा को यह पुरस्कार दिया गया है। तो चलिए, इस बात को आपको थोड़ा ध्यान रखना है। मेरे हिसाब से तो आपको ये याद रह ही जाएगा। विजय वर्मा है, ये शर्मा नहीं है मेरे मित्रों। क्या है? विजय वर्मा है, शर्मा यहां है। विजय वर्मा है, यहां विजय वर्मा लिख देता हूं। विजय वर्मा है और ये क्या है? उषा शर्मा है। किरण सोनी गुप्ता और कलराज मिश्र, कलराज मिश्र हमारे राज्यपाल हैं जिन्होंने इनको बधाई दी है। इस पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए राज्यपाल जी ने इसको बधाई दी है। किरण सोनी गुप्ता का संबंध जो है वो ध्यान रखना, इस पश्चिमी सांस्कृतिक कला केंद्र के सचिव के तौर पर जाना जाता है इनको। पश्चिमी किसके? पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक कला केंद्र से संबंध किसका है? किरण सोनी गुप्ता का है। और उषा शर्मा जी हमारी क्या है? CS यानी चीफ सेक्रेटरी है और मुख्य सचिव का पदभार इन्होंने क्या कर लिया है? ग्रहण कर लिया है। विजय वर्मा है और उषा शर्मा है, किरण सोनी गुप्ता है जिनका संबंध पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक कला केंद्र से है जो कि उदयपुर में स्थित है, और कलराज मिश्र हमारे राज्यपाल साहब हैं। तो आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। मेरा प्रमाण पत्र मेरा सम्मान। अभी जो कैबिनेट की मीटिंग हुई है राजस्थान के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, उस मीटिंग में यह फैसला लिया गया कि भाई हमारे जो दिव्यांग बंधु हैं इन रोगों से संबंधित, उनको हम क्या करें? इस प्रकार का दिव्यांग होने का प्रमाण पत्र प्रदान करेंगे। मेरा प्रमाण पत्र मेरा सम्मान किस रोग के रोगियों को दिव्यांग प्रमाण पत्र देने हेतु अभी हाल ही में सरकार ने इसकी घोषणा की है। मेरा प्रमाण पत्र मेरा सम्मान किस रोग के रोगियों को दिव्यांग प्रमाण पत्र देने हेतु यह प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं, जिसकी टैगलाइन है मेरा प्रमाण पत्र मेरा सम्मान। यह किस प्रकार के रोगियों के लिए शुरू की गई है? तो ध्यान रखना, एक रोग होता है जिसका नाम है थैलेसीमिया, एक है हीमोफीलिया। ये जो रोग हैं, इन दोनों रोगों से पीड़ित जो व्यक्ति हैं उनको इस प्रकार का प्रमाण पत्र सरकार जो है वो देना चाह रही है। एक तो थैलेसीमिया और एक क्या है? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया के बारे में तो आप लोग सब जानते हैं किस प्रकार का रोग है हीमोफीलिया। ठीक है, अनुवांशिक रोगों की श्रेणी में आता है। चलिए अब अगले सवाल पर बात करते हैं, और आज का 15वां सवाल जो आपकी स्क्रीन पर है वो देखिए मित्रों क्या है, वो है स्टार प्रोग्राम जो है इसका संबंध किस से है, जिसे राज्य सरकार ने अभी हाल ही में शुरू किया है। राजस्थान सरकार ने स्टार प्रोग्राम शुरू किया है। क्या किया है? स्टार प्रोग्राम, STAR, स्टार, इस नाम का एक प्रोग्राम जो है वो सरकार ने शुरू किया है। प्रोग्राम जो है वो सरकार ने शुरू किया है, स्टार प्रोग्राम। इस स्टार प्रोग्राम का संबंध किस क्षेत्र से है जिसे राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किया गया? राजस्थान सरकार ने किस क्षेत्र से जुड़े हुए स्टार प्रोग्राम को अभी शुरू किया है? हाँ जी, अनुवांशिक और हीमोफीलिया शाही रोग है, एकदम सही बात है आपकी। चलिए, इसका संबंध किससे है? खेल क्षेत्र से है, संगीत क्षेत्र से है, शिक्षा क्षेत्र से है या व्यवसाय क्षेत्र से है? स्टार प्रोग्राम का संबंध किस से है जिसे अभी राजस्थान सरकार ने शुरू किया है? तो देखिए, राजस्थान सरकार का जो शिक्षा विभाग है, क्या है? शिक्षा विभाग है। उस शिक्षा विभाग ने बच्चों को शिक्षा से जोड़े रखने के लिए इस प्रकार का, जिस प्रकार का डिजिटल अलग अलग प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, उसी से संबंधित एक स्टार प्रोग्राम चलाया है। ठीक है, ये स्टार प्रोग्राम, इसी प्रकार का स्टार प्रोग्राम जो है वो चलाया गया है।
सरकार के द्वारा। तो मेरे हिसाब से ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि इसका संबंध किस क्षेत्र से, शिक्षा से संबंधित है। शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ सरकार ने एक नया प्रोग्राम जो है वो चलाया है। इससे पहले भी राजस्थान सरकार में कई कार्यक्रम जो हैं वो किससे जुड़े हुए चलाए जा चुके हैं, शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए चलाए जा चुके हैं। चाहे वो आप लोगों का ई दर्पण पोर्टल हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की अलग अलग शुरुआत हो, स्माइल कार्यक्रम हो, चाहे कौन सा हो, स्माइल पहल हो। स्माइल कार्यक्रम जो है वो भी सरकार के लिए, एक शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया एक कार्यक्रम जिसका नाम है निष्ठा कार्यक्रम। क्या है? निष्ठा कार्यक्रम परीक्षा में आ चुका है, ये ध्यान रखना। स्माइल कार्यक्रम है, ये भी परीक्षा में सवाल पूछा जा चुका है। कार्यक्रम जो है इन सब पर परीक्षाओं में सवाल आ चुके हैं। तो मेरे हिसाब से देववाणी एक ऐप भी सरकार ने शुरू किया था। कौन सा ऐप? देववाणी नाम का। देववाणी ऐप संस्कृत शिक्षा विभाग के द्वारा क्या किया गया था? शुरू किया गया था। ये भी हमें क्या कर लेना है, ध्यान रख लेना है। तो मेरे हिसाब से आपको ये सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए मित्रों, आज की क्लास में हमने कुछ सवालों के बारे में बातचीत की, कुछ बच गए, उन सवालों पर अगली क्लास में हम इसी प्रकार बातचीत करेंगे और इसी प्रकार की बातों को लेकर फिर आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास से जुड़ने के लिए। कल वापस मिलते हैं, कल की क्लास आपके लिए वापस लेकर हाजिर होंगे। तब तक आप सभी का दिन मंगलमय हो, ऐसी आशा और आकांक्षा के साथ कि वापस मिलेंगे। तब तक आप सभी को हैव ए नाइस डे। थैंक यू।